नमस्कार, अपना मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से 160 किलोमीटर की लंबी सनातन हिंदू एकता पद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने मस्जिदों को लेकर एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिरों मस्जिदों में राष्ट्रगीत होना चाहिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, सनातनी एकता पदयात्रा का मुख्य लक्ष्य भेदभाव और जातिवाद को दूर करना है, लेकिन अगर यह मंदिरों में करने की कोशिश की जाए तो यह बहुत बढ़िया और बड़ा अभिनव होगा और इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त। मस्जिदों में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। तो अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है। तो निश्चित तौर से मंदिरों में वंदे मातरम हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सर्वोपरि ये पढ़ाया जाना चाहिए, यह गाया जाना चाहिए। प्रार्थना में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, यात्रा जिसकी जोर शोर से प्रसारित किया जा रहा था जिसे, और काफी संख्या में लोग भी पहुंचे, शुरू हो चुकी है। और इस दौरान भी काफी बड़े और काफी तीखे बयान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दे रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो यात्रा है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और जब यात्रा की शुरुआत के पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, हिंदू एकता के लिए जो यात्रा है वो निकाल रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से बात कही कि सभी जगह पर राष्ट्रगान जो है वो होना चाहिए, इससे साबित हो जाएगा कि देश के हित में कौन है और देश का विरोधी कौन है। और लिहाजा जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी, इस पर जो सियासत है वो भी होती हुई आएगी। एक बार जहां भाजपा के तमाम नेता इस पूरी यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, इस यात्रा को देश की जागरूकता के लिए, हिंदू सनातन धर्म की जागरूकता के लिए एक माध्यम बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो धर्माचार्य हैं उनको धर्म की बात ही करनी चाहिए, उनको राजनीतिक बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके के तमाम जो बयानात हैं वो सामने आने लगे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस यात्रा में जब यात्रा आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ और डेवलपमेंट होते हैं और फिर उनसे मध्य प्रदेश की सियासत कैसे जुड़ती है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठेश्वर हैं और लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में वो रहते हैं, वो पहले ही इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से ये पूरी यात्रा नहीं है, ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ के या किसी विचारधारा के साथ जुड़ के यात्रा कर रहा हूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की अलग जगाने के लिए ये जो काम है वो किया जा रहा है। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो काम है वो किया जा रहा है। इसके पहले एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया था कि जिस तरीके से धर्म विशेष की एक जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, उससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो हिंदू हैं या जो सनातन को मानने वाले लोग हैं उनके लिए जो खतरा है वो पैदा हो सकता है। तो इस तरीके के बड़े बयान एक बड़े धर्मगुरु के जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर लंबी चर्चा होती है, और न सिर्फ चर्चा होती है बल्कि सियासत भी होती है। जी स्वाभाविक है वासु। और एक जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मंदिरों में बजाए जाने का और इसके प्रयोग का उन्होंने जिक्र किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिदों में भी अगर ये प्रयोग हो तो स्पष्ट हो जाएगा कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। निश्चित तौर पर देखिए, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत खुले तौर पर कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सभी जगह इनको जो है वो गाया जाना चाहिए और इनको गाने से कहीं ना कहीं लोगों में एक देशभक्ति का भाव जो है वो बढ़ेगा और जागरूकता जो है वो भी आएगी। मंदिर और मस्जिद में भी ऐसी पहल हो तो और अच्छा है। आप धर्म के साथ, आप भगवान की, ईश्वर की मैं वासु आपको रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है भोपाल से ही, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मंत्री ने समर्थन किया। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समर्थन किया और कहा कि मंदिर, मस्जिद, जंगल, हर जगह राष्ट्रगान ही होना चाहिए और राष्ट्रगान पर हमें गर्व करना चाहिए। उदय प्रताप का यह कहना है, जो कि सरकार में मंत्री हैं। और ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, इसमें चर्चा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रगीत को हर जगह बजाया जाना चाहिए और इस पर हमें गर्व करना चाहिए।
रहते हैं, उस मुल्क के गायन में, वो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, जंगल में हो, समंदर के अंदर हो, हमें उसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, चर्चा का विषय नहीं हो। तो ये आपने सुना स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह हैं और वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। वासु, उदय प्रताप सिंह इस बात को न सिर्फ उसका समर्थन कर रहे हैं बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़कर कह रहे हैं कि इस पर तो चर्चा ही की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान कहां कहां गाया जाना चाहिए, कहां कहां नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, ये हमारे देश को समर्पित जो गीत हैं वो हैं, और जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें भी अनुभूति होती है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की, अपने राष्ट्र के प्रति आदर की, सम्मान की, और एक कहीं ना कहीं जागरूकता का भी इससे जो एक मैसेज है वो कहीं ना कहीं जाता है। और उदय प्रताप सिंह ने पूरी तरीके से समर्थन किया है जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान आया उसके बाद कि इसमें तो चर्चा की भी जरूरत नहीं है, ना ही किसी को किसी तरीके की कोई आपत्ति होना चाहिए। हाँ, राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये गीत जो है वो कहीं भी हो सकते हैं। लिहाजा देखना होगा कि इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ कहता है, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आती है, क्योंकि जब भी इस तरीके के जो विषय उठते हैं जिसमें धर्माचार्य भी कुछ कहते हैं, कोई सियासी दल के नेता भी कुछ कहते हैं, तो जाहिर तौर पर फिर उसमें सियासत होना तय हो आप जाता है। नजर बनाए रखिएगा वासु, और इस पर आने वाली प्रतिक्रियाओं पर भी आप नजर रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और छतरपुर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की उस यात्रा की बात करेंगे जो 160 किलोमीटर तक चलने वाली है। और इस पदयात्रा में बागेश्वर धाम से इस पदयात्रा की शुरुआत हुई है और हजारों हजार लोग इसमें शामिल हुए हैं। 9 दिन बाद 29 नवंबर को ओरछा में इसका समापन होगा। नंगे पैर पदयात्रा पर निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। इस पदयात्रा के शुरू होने से पहले ही लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा था और इस यात्रा में तो वो उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। और पदयात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से न्यूज 18 ने खास बातचीत करने की भी कोशिश की और इस दौरान लोगों का जागरण भी जरूरी है और इसी उद्देश्य से निकल पड़े हैं हम। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पदयात्रा को कितनी सफलता मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू एकता यात्रा शुरू हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तमाम जो साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं उनसे यात्रा शुरू हो चुकी है। उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरी यात्रा है और इसमें क्या स्वरूप रखा गया है। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जाति पाति का जो बंधन है उसको तोड़ना है और एक साथ सबको मिलकर चलना है, ये निर्देश जो है वो उनकी तरफ से सबको दिए गए हैं। महाराज जी, यात्रा शुरू हो चुकी है, किस तरह का उत्साह देख पा रहे हैं? बहुत उत्साह का नजारा तुम सामने देख लो। हमें उत्साह से ज्यादा लोगों को जगाने पे काम करना है। भगवान वो कृपा कर रहे हैं, हम लगे हैं। जब तक हिंदू एकता नहीं हो जाएगी, जात पात नहीं मिट जाएगी, तब तक जो है हम हर हाल में महाराज जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं वो जल्दी पूर्ण होगा। सब जात पात की हम तो अपना पूरा समय पूरी मेहनत कर रहे हैं। सफल करना हनुमान सफल अबे नहीं बात सफल करना भगवान का काम है, वो सफल करेंगे। हम तो लगे हैं। आपने वहाँ से कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो विघ्न डालने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में। कौन लोग हैं वो? जिनको हिंदुत्व से दिक्कत, जिनके अंदर खोट है, जिनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है, उन्हें इस यात्रा से दिक्कत होगी। क्योंकि हम किसी राजनेता या राजनीति के लिए नहीं कर रहे, हम सिर्फ भेदभाव जात पात को मिटाने के लिए, पिछड़े लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं। अभी तो प्रारंभ है, तो बाकी दुनिया का प्रारंभ है। अधिक से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो, क्या अपील करेंगे? 29 तारीख को राम राजा ओरछा में दोपहर 2 बजे लाखों हिंदू जात पात को मिटाने का संकल्प लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, पैरों में नंगे पैर। महाराज जी, नंगे पैर चल रहे, कितनी कठिन तपस्या है। कठिन तो है पर चलेगा। कुछ बड़ा करने के लिए, इस देश को जगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और बढ़ते आगे सीधी से अगली खबर, जहां धर्म परिवर्तन के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बड़ा बयान दिया। धर्म परिवर्तन के लिए अफसर और नेता जिम्मेदार हैं। लंबे समय से
यहां कनपुरा में चल रहा है खेल। पहले भी प्रार्थना सभा घर, पहले भी धर्म परिवर्तन की यहां हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब यहां ये सब हो रहा है। और आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन मामले पर बड़ा खुलासा पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला का यह बयान है। धर्म परिवर्तन के लिए अफसर और नेता जिम्मेदार हैं। लंबे समय से कनपुरा में चल रहा है खेल। पहले भी थे प्रार्थना सभा घर, पहले धर्म परिवर्तन की नहीं जुटा पाते थे हिम्मत। और इंदौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने आगे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी और घटना का जो सीसीटीवी वीडियो है वो दिखाई दिया। बता दें कि विजयनगर चौराहे पर यह हादसा हुआ, जिसमें अभी सड़क हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन सड़क हादसों में जो तस्वीरें इस सड़क हादसे की ये देखिए किस तरह से इंपैक्ट हुआ कार का, और इस इंपैक्ट से और काफी तेज रफ्तार से कार आई। चूंकि तस्वीर जो है वो रेड लाइट की है, रेड लाइट पर गाड़ियां रुकी हुई थी और अचानक पीछे से जो कार है उसकी गति कम होने के बजाय बढ़ गई और आकर वो सीधा कार से टकराई। और बढ़ते हैं आगे, जबलपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल शराबी ड्राइवर को जमकर पीटा, गार्ड ने शराबी ड्राइवर की पिटाई की, वीडियो सामने आया। पाटन सिविल अस्पताल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गार्ड ने शराबी ड्राइवर की जमकर पिटाई की है। और ये देखिए किस तरह से ये वीडियो जो है इसमें दिखाई दे रहा है, और एक जो ड्राइवर है जिसने शराब पी हुई है उसे पीटा जा रहा है, और एम्बुलेंस शराब पीकर चला रहे शख्स को, ड्राइवर को बाहर निकालो, दारू वारू वाले के संग गार्ड ने पीटा। पिटाई का ये वीडियो सामने आया जबलपुर से। दारू वारू पीने वाले के भेजो, बच्ची और है। अरे अरे मारो ने, रहने दो। अरे सोम रहने दो, गाड़ियों के बाहर। और अगली खबर रतलाम से, जहां जुड़वा भाई बहन की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल आज दोनों बच्चों के शवों को कब्र से निकाला जाएगा बाहर, और जुड़वा भाई बहन की पानी के ड्रम में डूबने की वजह से मौत हुई थी, और एसडीएम की परमिशन के बाद इस पर कार्रवाई शुरू होगी। बच्चों के पिता से लगातार पूछताछ जारी है। माणक चौक थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सुधीर, बच्चों की मौत काफी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और जानकारी मिल रही कि शव को कब्र से बाहर निकालकर अब इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। क्या डिटेल्स हैं, कब तक होगी ये कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल अननेचुरल डेथ थी दोनों बच्चों की। 4 महीने के माह के दोनों बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। और अभी मैं कब्रिस्तान में ही खड़ा हूं और मैं आपको दिखाता हूं, सीधी तस्वीर है। ये जो लोहे के एंगल लगे हुए हैं, यहाँ ही कल इन दोनों बच्चों को उसके पिता ने गाड़ा था। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 से 5 बजे के बीच में जब उसे पता होता है कि कब्रिस्तान में किसी भी तरह का शख्स नहीं होता, और जो भी शख्स था वो कल मौके पे मौजूद नहीं था, और इसी बात का फायदा उठाकर जिसके पिता ने यहाँ बच्चों को लाके गाड़ दिया, ऐसे भी आरोप, ऐसी भी बात यहाँ पे सामने आई है। और हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पे अभी मौजूद है। साथ ही साथ ये खुद देखिए कि जैसे ही इस पूरे मामले की भनक जिला प्रशासन को लगी, तो जिला प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैद है पूरी तरह से। और अब जो है एसडीएम ने परमिशन जारी कर दी है। रतलाम सिटी के जो तहसीलदार है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, नगर निगम का अमला भी यहाँ पे है, और साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। सर, परमिशन हो गई है, कितना समय है अभी इसको? परमिशन हमको ग्रांट हो गई है एक्सह्यूमेशन का कार्रवाई के लिए, और हम लोग बस वरिष्ठ अधिकारियों का वेट कर रहे हैं। जैसे ही आते हैं हम लोग तत्कालिक कार्रवाई चालू करेंगे। क्या मामला था, पूरी क्या खबर है? मामला ये था, ऐसे जानकारी में आया था कि 2
4 माह के बच्चों की मृत्यु हुई थी, जिसको कि बिना सूचना के, जो आकस्मिक मृत्यु थी, अननेचुरल डेथ थी, बिना पुलिस को सूचना दिए जो है इनको बच्चों को गाड़ दिया गया था। तो जिसके पीएम की कार्रवाई के लिए हमको बच्चों का एक्सह्यूमेशन करवाएंगे। अभी कितना समय है? पूरा दल बल तो आ गया है आपका? कार्रवाई बस कुछ 10-15 मिनट में हम लोग चालू कर देंगे इसको। 10 से 15 मिनट में कार्रवाई शुरू होगी। दोनों बच्चों के शवों को निकाला जाएगा और उसे पीएम के लिए मेडिकल अस्पताल में भिजवाया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा पीएम की बात की आखिर इन बच्चों की मृत्यु की असली वजह क्या है। जो शख्स है इन बच्चों के जो पिता है उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, उसके बयान लगातार बदल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि ये हादसा है या फिर हत्या। ठीक है सुधीर, आप नजर बनाए रखिएगा। डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ग्वालियर से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई कि शादी के 4 साल बाद भी पति ने उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाए। और इतना ही नहीं, जब इसकी शिकायत की गई पुलिस से तो दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। अब महिला की माने तो शादी के बाद से ही पति इलाज का बहाना बनाकर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करता रहा और इस दौरान एक दिन बाजार में महिला ने अपने पति को महिलाओं के कपड़े पहने हुए किन्नरों के साथ डांस करते हुए देख लिया। इसके बाद पति के मोबाइल की छानबीन करने पर कई फोटोज वीडियोस मिले जिसमें वो लड़कियों ही की तरह कपड़े पहनकर इवेंट्स में नाचता दिखाई दिया है। और इस मामले का खुलासा होने के बाद उसने अपने पति को खूब समझाया लेकिन वो नहीं माना। विवाद होने पर दहेज की मांग करते हुए उसे घर से निकाल दिया गया। आखिर में युवती ने महिला थाने में पहुंचकर शिकायत दी और थाने में दोनों पक्षों को बुलाकर राजीनामा करवाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं माने और अब पुलिस की सलाह पर फैमिली कोर्ट में इन्हें भेजा जाएगा। उसका पति महिलाओं वाले कपड़े पहनकर इधर उधर घूमता रहता है, उससे छिपकर वो महिलाओं वाले कपड़े पहनता है। तो दोनों को पक्षों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई तो ये निकल के आया कि वो नहीं मान रहा, वो इवेंट में जाता है। उसका कहना है कि वो इवेंट में जाता है और अपने लड़कियों वाले कपड़े पहनकर उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इस बात पर दोनों का विवाद हुआ, बात नहीं बनी तो फिर एफआईआर हुई है और दोनों ने अलग होने का। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आखिर ये क्या है मामला पूरा? ये बात तो समझ से परे है, हालांकि क्या शिकायत दी गई थी, दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या दोनों अब साथ रहने को तैयार हैं, क्या कुछ है स्थिति? बिल्कुल, देखिए अजीबो गरीब हैरान करने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल महिला थाने में एक शिकायत हुई थी जिसमें एक विवाहिता ने शिकायत की थी कि उसका पति जो है महिलाओं के कपड़े पहनकर इवेंट में जाता है, नाचता है और उसे इस बात से आपत्ति थी शादी के 4 साल बाद तक जो है उनका जो रिलेशन होना चाहिए वो नॉर्मल नहीं था। और यही वजह है कि इस शिकायत के बाद जब उसने परिवार वालों को कहा, परिवार वालों ने भी जो ससुराल वाले थे उन्होंने भी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, मारपीट करना शुरू कर दिया। ऐसा उस विवाहिता ने अपनी एफआईआर में बताया था। विवाहिता की शिकायत के बाद इसमें प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने दहेज एक्ट के तहत एफआईआर कर ली थी और उसके बाद इन दोनों पक्षों को सुलह समझौते के लिए बुलाया गया था, लेकिन लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ अब रहने के लिए राजी नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि अब ये जो मामला है कहीं ना कहीं फैमिली कोर्ट में जाएगा और उसके बाद कोर्ट ही इस मामले में आगे सुनवाई करके इस मामले में जो भी फैसला होगा वो देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हैरान करने वाला पूरा वाकया है। पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं अपनी शिकायत में। तो अब ठीक है, पुलिस ने अपने स्तर से जो एफआईआर दर्ज की है दहेज एक्ट की उसमें जांच कर रही है। उसके बाद इन दोनों के अलग होने का फैसला जो है वो कोर्ट पर निर्भर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए सुशील। और नर्मदापुरम में खाद की किल्लत से किसान काफी परेशान है और इस बीच डबल लॉक गोदाम पर किसानों की भीड़ देखने को मिल रही है जो सुबह से ही खाद के लिए लंबी कतारों में लगे हुए हैं। किसानों का यह आरोप है कि ब्लैक में टोकन वितरण किया जा रहा है और जिसके चलते किसानों को समय पर खाद ही नहीं मिल पा रही है। ये भीड़ डबल लॉक गोदाम के बाहर की आप देख रहे हैं जहां पर काफी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। टोकन उन्हें ब्लैक में दिया जा रहा है और डबल लॉक गोदाम पर किसानों की काफी भीड़ है।
और पन्ना में एक बार फिर एक मजदूर की किस्मत उस वक्त चमक गई जब उसे हीरा खदान में खुदाई के दौरान एक चमचमाता बेशकीमती हीरा मिला है। और आपको बता दें, ये देखिए, ये वो तस्वीर है। हीरे को देखकर मजदूर सुरेंद्र सिंह गौर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इस 5.87 कैरेट के नायाब हीरे की कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी जा रही है और इस हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया गया है, जिसे आगामी 4 दिसंबर को कलेक्ट्रेट में होने वाली नीलामी में बोली के लिए रखा जाएगा। आपको बता दें कि पन्ना को देश दुनिया का उच्च गुणवत्ता का हीरों के लिए जाना जाता है और यहाँ लोग रातों रात उनकी किस्मत चमक जाती है। ऐसे ही मजदूर सुरेंद्र सिंह गौड़ की किस्मत के तारे उस वक्त चमक गए जब उन्हें ये हीरा हाथ लगा और वो लखपति बन गए। और अब इस बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। जबलपुर में एम्बुलेंस ड्राइवर